स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी और जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 जो है उसके बारे में। और पिछला लेसन 8वां हमने डिस्कस किया बाजार में कमीज, और उसमें हमने जाना था कि जो भी चेन सिस्टम होता है, यानी कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट के बनने से लेकर के कस्टमर को उसको जब उपलब्धता उसकी होती है तो उस पूरी श्रृंखला में क्या सभी को जो है समान प्रॉफिट होता है या सभी को समान प्रॉफिट नहीं होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। और फ्रेंड्स आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे लेसन नंबर 9 की, ठीक है। और ये लेसन जो हमारा इस एनसीईआरटी का जो है लास्ट लेसन है, ठीक है। ये लेसन लास्ट लेसन है और समानता के लिए संघर्ष यानी जो इक्वलिटी है, तो उस इक्वलिटी के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल किया है, तो उन सभी के बारे में आज हम जो है डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के बाद जो है ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अभी तक भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से मेरे मित्रों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, समानता के लिए संघर्ष की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। और देखो क्या कहता है इस पुस्तक में। अभी तक आपने कांता, अंसारी, दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में ये बातें समान हैं। इन सब की कहानियों में जो बातें समान हैं वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। यानी शुरू से ही मित्रों हमने इस बात की चर्चा की थी कि इन इक्वलिटी जो है, ठीक है, इन इक्वलिटी जो समाज में अभी भी विद्यमान है, महिलाओं को जो है एक समाज की मुख्य धारा में उनको जो इतना नहीं माना जाता, ठीक है, बराबर का उनको जो है अधिकार परिवार में हो या समाज में नहीं दिया जाता। तो उसके बारे में जो है हम डिटेल से हमने इसका डिस्कशन भी किया। और यही कहता है कि एक जो मेन कॉमन बात हमें जो इन लेसन्स में देखने को मिलती है तो वो क्या मिलती है कि असमानता हमारे यहाँ पे इस लेसन्स में देखने को नज़र आती है। यानी महिलाओं के साथ जो है भेदभाव किया गया है, उनको दोयम दर्जे का माना गया है। अब देखो आगे कहता है ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहाँ लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े हुए। यानी इतिहास हमें ये बताता है, यानी इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी जो है लोगों के साथ भेदभाव हुआ, असमानताएं लोगों के साथ हुई, ठीक है, लोगों को जो है एक बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, तो लोगों ने इसके विरुद्ध जो है आंदोलन किया, ठीक है, संघर्ष उन्होंने किया है। और फिर आगे ये कहता है कि क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पड़े चित्रलेख आपको ध्यान है? ठीक है। और आगे कहता है क्या कि इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। यानी मित्रों जब लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, ठीक है, असमानताएं उनके साथ हुई, तो लोगों ने जो है उसके विरुद्ध जो फिर क्रांति की, ठीक है, उनके विरुद्ध आंदोलन किया, अपने अधिकारों के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो देखो क्या कहता है कि भारत का संविधान, क्या मित्रों कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तकें पहले इससे में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसका जाति हो या लिंग हो या धर्म या अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मित्रों मैंने कई बार जो है इस बात की आपसे चर्चा भी की थी, किसकी, कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हमने समानता का अधिकार लोगों को दिया है, ठीक है, समानता, राइट टू इक्वलिटी हमने जो है लोगों को दी है। यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ठीक है, 16 हो, 17 और 18, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। तो इसमें जो आप धर्म, जाति या लिंग, वंश के आधार पर आप जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्लियर है। इसमें जो आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो है पानी भरने हो या कहीं भी जो अगर वो जा रहा है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में आप नौकरियों में किसी के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 मित्रों छुआछूत के अंत की बात करता है और 18 जो है उपाधियों के अंत की भी बात करता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने जो है समानता का लोगों को अधिकार दिया है। यानी आप जो है, यानी भारत में प्रत्येक कानून जो भी होगा तो उस कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे कोई ऊंचा हो या नीचा हो या गरीब हो या अमीर। आगे क्या कहता है कि देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है। तो सभी को हमने मताधिकार दिया है। और हमने जो है मित्रों
61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मताधिकार की जो आयु 21 थी उसको जो है घटा करके 18 वर्ष किया, यानी जिसकी भी आयु आज वर्तमान में 18 वर्ष हो जाती है तो वो वोटिंग करने के लायक हो जाता है, यानी वो वोटिंग का राइट्स प्राप्त कर लेता है। आगे क्या कहता है, आगे फ्रेंड्स कहता है कि मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की, लेकिन वह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छुपाता। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी सेवाओं के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया। ये लोग जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। ये कह रहा है कि हमसे ये मित्रों कहना चाहता है कि हमने जो है पिछले लेसन में इनके बारे में चर्चा भी की थी कि सरकारी अस्पतालों में जो है लापरवाही होती है, ठीक है, साथ ही साथ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वहाँ पे नहीं मिल रही, और जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है महंगी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को जो उपलब्ध होती है, तो उसके कारण जो मित्रों वो जो लोग हैं उसे महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। और आगे देखो क्या कहता है कि इसी तरह देखें एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है। यानी कहता है कि एक बड़ी कंपनी जो बड़ी बड़ी जो है एडवर्टाइजमेंट करवाती है, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्स के माध्यम से वो विज्ञापन करवाती है, बहुत पैसा वो खर्च करती है, तो उसका जो अचार जो होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में बल्क में बिकता है। लेकिन एक महिला है और वो भी अचार बनाती है, और बल्कि उसका जो अचार है महिला का वो उस कंपनियों के अचार की तुलना में कई गुना बेहतर होगा, ठीक है, तब भी वो महिला का जो अचार है वो नहीं बिक पाता और वो उनसे पिछड़ जाती है। कहता है कि स्वप्ना के पास भी पर्याप्त साधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। देश भर में मिलाने की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार, क्या कहता है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हमारे देश में अभी भी हैं जो क्या करती है कि लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है। इसके बाद भी वे अपमानित होने पर भी वैसे हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो बहुत ही यहाँ पे हमसे इम्पोर्टेंट बात भी बता रहा है क्या कि जो एक तो गरीबी, ठीक है, यानी पॉवर्टी, एक तो गरीबी है और एक जो मित्रों असमानता, ठीक है, तो ये दोनों समाज में, यानी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है कौन? गरीबी है। और गरीबी के साथ साथ मित्रों जो छोटे लोग हैं उनके पास जो मित्रों संसाधनों का अभाव होता है, ठीक है, संसाधनों का उनके पास अभाव होता है और संसाधनों के अभाव के कारण वो अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय नहीं कर पाती और दूसरों पर उनको जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एसडीजी फर्स्ट की जो बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी की समाप्ति की बात करता है मित्रों, ठीक है। और एसडीजी जो 2 है, तो एसडीजी जो 2 है वो भुखमरी की समाप्ति करता है, ठीक है, यानी एसडीजी फर्स्ट हमें गरीबी का अंत करना है, एसडीजी 2 भुखमरी के सभी रूपों की हमें जो है समाप्ति करनी है। आगे क्या कहता है कि दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। ये कह रहा है कि अंसारी और यानी वो अंसारी दंपति के बारे में हमने जो कहानी पढ़ी थी कि वो मकान मालिक से कमरे किराए पर लेने गए, तो उनको जो है वो मुस्लिम समुदाय के थे, धर्म मुस्लिम का उनका था, तो उस कारण से उनको जो मित्रों रेंट पर कमरा जो है नहीं मिला। यानी ये कह रहा है कि उनके पास पैसे देने के लिए आवश्यक, यानी पैसे उनके पास थे, लेकिन फिर भी जो उनको असमानता उनके साथ बढ़ती गई, यानी उनके साथ भेदभाव किया गया। आगे कहता है कि लोग उनके धर्म के कारण उनके मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। और आपने इसी पुस्तक में पढ़ा कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। यानी महिलाएं जो काम करती है उनको छोटा माना जाता है और पुरुष जो काम करते हैं उनको जो है बड़ा माना जाता है। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि ये किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं।
धर्म, जाति और लिंग में कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। यानी मित्रों कह रहा है कि धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर, ठीक है, और लिंग के आधार पर, तो आज भी जो है मित्रों भारत में कह रहा है कि लोगों के साथ जो है असमानता का व्यवहार वहाँ पे किया जाता है, और साथ ही साथ उनके साथ जो है मित्रों जो उनके अधिकार हैं, कौन से, समानता का अधिकार, तो उनका जो मित्रों यहाँ पे हनन होता है। और नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं क्या कि गरीबी मानवीय गरिमा का अभाव है। कुछ विशेष समुदाय के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन होता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या ज़्यादा थी। यही स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुए। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय में जो लड़कियां थी उनके लिए जो है पढ़ने के अवसर कम थे और ड्रॉप आउट जो रेट थी, यानी बीच में ही पढ़ाई उनको उनके द्वारा छोड़ दी जाती थी। तो ये जो उनका स्तर था, लोगों की जो है इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। तो फ्रेंड्स आगे देखो क्या कहता है, समानता के लिए संघर्ष की अब हम चर्चा कर रहे हैं, यानी समानता के लिए लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया है, तो उसके बारे में क्या कहता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि भारत में ये एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं। यानी इस बात से जो हम नकार नहीं सकते कि भारत में जितने भी लोग ज़्यादा गरीब है ना, तो उन गरीबों में से ज़्यादातर तो कौन है, दलित हैं, आदिवासी हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं, और उसमें भी महिलाएँ ज़्यादातर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएँ हैं, 14.5% मुसलमान और 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। और आगे देखो समानता के लिए संघर्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और एसडीजी की पहले यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। कौन सी एसडीजी जो 10 है, क्या है, असमानता को यानी इनइक्वलिटी जो है उसको जो हमें समाप्त करना है। तो उसी के बारे में क्या कहता है, समानता के लिए कौन कौन से संघर्ष हुए हैं। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। यानी क्या कहता है, ये कहता है कि दुनिया भर में ऐसे बहुत से समुदाय हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बराबर की भावना जो है, यानी सम्मान के साथ वे जाने जाते हैं, सम्मान के साथ उनको जो पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ मित्र पहले असमानता होती थी, तो भेदभाव जब उनके साथ होता था तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया और इसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किए, तो फिर उनके जो है यानी उनको जो है फिर जाकर के अधिकार मिले। और आगे कहता है कि हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी बुलाते हैं। यानी अगर कोई समस्या में लोग फंस जाते हैं तो इन लोगों को बुलाया भी जाता है समस्या के समाधान के लिए। आगे फ्रेंड्स ये कहता है कि अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर के संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग इनके साथ हो जाते हैं। ये कह रहा है कि असमानता के लिए यानी असमानता अगर उनके खिलाफ होती है तो समानता के लिए लोग क्या करते हैं कि संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के कारण उनकी जो पहचान बन जाती है और बड़ी संख्या में उनके साथ फिर लोग भी जुड़ जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए आगे आए और जो उन्होंने महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेती और मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने बड़ी संख्या में न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि समानता के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, चाहे मछुआरों की बात करें या खेती और मजदूरों की। तो बहुत से जो है हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। और आगे देखो क्या कहता है, आगे ये कहता है कि ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने मिलजुल करके संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन भी खड़े किए हैं। यानी लोगों ने संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी जो है कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, संगठन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उन्होंने बनाया है। क्लियर है? अब देखो मित्रों हम तवा मत्स्य संघ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तवा मत्स्य संघ के बारे में देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा।
जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी ये कह रहा है तवा मत्स्य संघ के बारे में कि जंगल के बड़े क्षेत्रों को हम जब अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं और बड़े बांध का निर्माण वहाँ पे हम करते हैं तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे अगर हमने बांध का निर्माण हमने करने के लिए एक कोई प्रोजेक्ट लेकर के आए तो वहाँ जो लोग बस रहे हैं उनसे जो हमें लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, अधिग्रहण, यानी ज़मीन का हमें वहाँ से अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो वहाँ से जो मित्रों लोग हैं वो जो है वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं और उनके लिए फिर जो है मित्रों सरकारें जो होती है पुनर्वास की योजनाएं भी चलाती है। तो यही कहता है क्या, ये कहता है कि पूरे गाँव के लोगों को, फिर आगे कहता है पूरे गाँव के लोगों को, पूरे गाँव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से भी इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। यानी वो दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं तो उनके बच्चे जो स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहे थे तो उनकी पढ़ाई भी बाधित हो जाती है और गंभीर रूप से उनकी जो एजुकेशन है वो प्रभावित होती है और कई बच्चे तो स्कूल भी छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर के इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सामने भी आते हैं। ठीक है, देश में ऐसे बहुत से क्या कहता है, देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। कौन है मित्रों, जो मछली पकड़ने वाले, ठीक है, जो मछुआरे हैं, तो उन मछुआरों ने मिलकर के जो है अपना एक संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम क्या है, तवा मत्स्य संघ। ठीक है, उस संगठन का नाम है तवा मत्स्य संघ। और आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कहता है कि छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ी से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। यानी तवा जगह है और वहाँ पे एक बांध का निर्माण आरंभ हुआ था 1958 में और 1978 में वहाँ पे जो है बांध का निर्माण पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी आज बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी बहुत थोड़ा ही कमा पाते थे। यानी मित्रों बांध का वहाँ पर निर्माण हो गया तो वहाँ से जो लोग हैं वो बिछुड़ गए। कई लोगों ने बांध के पास ही जो है अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और मछली का पकड़ने का व्यवसाय करने लगे। आगे नेक्स्ट कहते हैं कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट कहता है कि नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया। उनके प्रतिरोध को देखकर के सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों के जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। यानी फिर समिति ने यह कह दिया कि हाँ, गाँव वाले वहाँ पे मछली पकड़ें और अपने जीवन यापन वो करें। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है कि 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर दिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। यानी सरकार ने उनकी मांगे मान ली कि आप जो है तवा क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स कि तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने अपनी एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत उन्हें सीधे देती है।
यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना हो और वहां की उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम होता है। यानी बाजार में माल पहुंचाने का काम भी समिति करती है और पैसे जो वसूलने का काम है वो भी सहकार समिति ही करती है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों की ठीक ढंग से पलने की स्थितियाँ भी मिले। फिर आगे कहता है कि तवा मत्स्य संघ ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। यानी तवा मत्स्य संघ ने लोगों ने फिर ये साबित करके दिखा दिया कि अगर मान लीजिए आपको अधिकार मिलेगा तो आप जो है अच्छा प्रबंधन भी, आपके जो है गुणों का अच्छा प्रबंधन भी आप करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कहता है कि यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के बयान में लिखा गया है। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन RTI जो आया था 2005 में, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे जो एक गीत लिखा जा रहा है। कौन सा? जानने का हक। उसकी थीम क्या है मित्रों? उसका जो शीर्षक है, तो उसकी जो शीर्षक है वो है जानने का हक। ठीक है, जानने का हक। क्या जानने का हक है? कहता है कि मेरे सपनों को ये जानने का हक रे क्यों सदियों से टूट रही हैं, इन्हें सजने का काम नहीं। यानी मेरे सपने को जानने का यह हक क्या कि ये जो सपने मेरे सदियों से टूट रहे हैं और ये सजते नहीं, यानी ये साकार नहीं हो रहे मेरे सपने। नेक्स्ट कहता है कि मेरे हाथों को ये जानने का हक रे क्यों वर्षों से खाली पड़े, इन्हें आज भी कुछ काम नहीं। यानी फिर ये कहता है कि मेरे हाथों में आज काम नहीं है, वर्षों से खाली पड़े हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। नेक्स्ट कहता है कि मेरे पैरों को ये जानने का हक रहे क्यों गांव गांव चलना पड़े हैं, क्यों बस का निशान नहीं। यानी वहाँ सुविधा नहीं है किसकी, कि वहाँ पैदल पैदल चलना पड़ता है, बसें वहाँ नहीं है। और आगे फ्रेंड्स कहता है क्या, कहता है कि मेरी भूख को ये जानने का हक रहे क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी पर धान देने नहीं। यानी गोदामों में माल खाद्यान्न जो है सड़ जाता है, लेकिन लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। आगे कहता है कि मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रहे क्यों गोली नहीं सुई, दवाखाने पट्टी टाके का सामान नहीं। दवाइयाँ भी मित्रों वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और आगे कहता है कि मेरे बच्चों को ये जानने का हक रहे क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। यानी मेरे माता पिता रात दिन मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे गांव में एक विद्यालय नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे अच्छी रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। और नेक्स्ट कहता है कि असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या क्या है। कहता है क्या, कहते हैं फ्रेंड्स कि कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य संगीत आदि का ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेखक गायक नर्तक कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि वह समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चलने का मार्ग भी बताती है। यानी ये कहता है मित्रों की जो कविताएं, जो कहानियाँ होती है वो हमें जो है सही रास्ते पर चलना सिखाती है, साथ ही साथ हमें जो है एक दृढ़ विश्वास भी उनमें हमारे में जो है विकसित करने के लिए पैदा करती है। और आगे देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में फ्रेंड्स क्या कहता है, देखो न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की क्षमता का ही होता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि चाहे कविता हो, ठीक है, या कविता की बात करें या कोई भी जो गीत होते हैं उनका सीधा सा ये मोटो होता है, ठीक है, उनका पर्पज़ क्या होता है कि मनुष्य जो है, यानी मनुष्य को जो है समता मिले, यानी समानता का मनुष्य के साथ व्यवहार हो। और कहते हैं कि आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 से 18 तक हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलनों और संघर्ष संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं कि तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे जैसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो।
और नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कई व्यक्ति ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी को समानता प्राप्त हो। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण हो, संचार के माध्यम पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव हो और नियंत्रण हो, या महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। क्योंकि मित्रों, यदि उनके साथ जो है असमानता का व्यवहार होगा, ठीक है, उनके साथ भेदभाव होगा, तो फिर वे आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से लोकतंत्र के समक्ष ये चैलेंजेज हैं, ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। और आगे क्या कहता है कि लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव न हो। ये कहता है सीधा सा मित्रों, ये कहना चाह रहा है फिर कि व्यक्ति की जो स्वाभिमान है, ठीक है, व्यक्ति का स्वाभिमान और व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी तभी बनी रहेगी जब उसके पास उसके परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त जो है संसाधन हो, साथ ही साथ उसके साथ किसी भी प्रकार से आप जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो। क्लियर है। और देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इसकी हम जो है अब चर्चा कर रहे हैं। और क्या कहता है, देखो कहता है कि 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक जूरी बनाई गई। यानी 2001 में क्या हुआ, 1500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, क्यों? महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए। और उसमें जो है फिर एक कमेटी बनाई और उन्होंने न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों को इस जूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा लेसन, अंतिम जो लेसन था, ठीक है, समानता के लिए संघर्ष लोगों ने जो किया वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्लास है 7th की NCERT, ठीक है, 7th की NCERT सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। और अब हम जो फ्रेंड्स चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेसन्स में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 की NCERT के बारे में हम चर्चा करेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नेक्स्ट भाग की। तो आपको जो मित्रों ये लेसन्स कैसे लगे ज़रूर मेरे को मित्रों आप जो है कमेंट कीजिएगा। और मित्रों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मित्रों आपको इसको शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स मेरी भारत की राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो भारत की राजव्यवस्था है कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, ज़रूर से आप मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा। ठीक है, तो भारत की राजव्यवस्था आपकी कंप्लीट पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।